अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम 2 से 3 खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही अहम फैसला दिया है और अब अचानक से तमाम तर नज़रें पेशावर हाई कोर्ट पर मरकूज़ हैं। न सिर्फ सियासतदानों की बल्कि सहाफ़ियों की भी तरजीह अब आजकल में पेशावर हाई कोर्ट ही होती है। हैरत की बात है कि इस्लामाबाद में भी एक हाई कोर्ट मौजूद है, बावजूद इसके लोगों की प्रायोरिटी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट है। आखिर क्या वजह है, उसके बारे में बात करेंगे और पेशावर हाई कोर्ट के आज के उस फैसले पर भी तफसील से बात करेंगे। कुछ सवालात आज रखे हैं इस पेशावर हाई कोर्ट ने रेज़ किए हैं, उन सवालात पर हम बात करेंगे और ये कुल 6 सवालात हैं जो इंतहाई अहम हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन सहाफ़ियों की जो आजकल ज़ेर अताब हैं, आजकल नहीं बल्कि एक मरतबा फिर ज़ेर अताब हैं। वो हैं असद अली तूर, जो कि आज इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हुए और उनको दोबारा से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। और दूसरी जानिब इमरान रियाज ख़ान हैं जो लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुँचे, जहाँ पर आज उन्हें भी जुडिशल रिमांड पर हवाले कर दिया गया है। तो हम इन तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो मेरे नज़दीक एक बड़ी खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट से आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज बड़ा ही एक अनप्रेसिडेंटेड और एक ऐसा फैसला दिया है जिसने अब बहुत से लोगों को हिला कर रख दिया है। इस फैसले में उन्होंने अब पेशावर हाई कोर्ट ने अव्वल तो जो इलेक्शन कमीशन का वो फैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला किया गया है, उस पर इलेक्शन कमीशन को और तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ये लिख दिया है कि इस मामले के ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं उनके ऊपर तो मैं बात करूंगा ही। आखिर में ये भी कह दिया है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी रिस्पोंडेंट नंबर 5 से 22 कुल 18 लोग हैं, उनके स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनसे ओथ ना लें, उनके ओथ ना लिए जाएं, उनसे ओथ नहीं लिया जाएगा, ये उन्होंने ऑर्डर किया है। और ये ऑर्डर बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि वैलिड होगा कल तक, यानी 7 मार्च 2024 तक, क्योंकि उन्होंने कल के लिए रिस्पोंडेंट्स को नोटिस कर दिया है और कल ही जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है उनको भी तलब किया है, उनसे दलाइल मांगे हैं। जो सवालात उन्होंने रखे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप ये सुन लें। वो ये कह रहे हैं, पहला सवाल है कि वेदर दिस कोर्ट हैज़ गॉट द जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर और नॉट। क्या जो अदालत है पेशावर हाई कोर्ट, उसके पास ये दायरा इख्तियार है कि वो इस मौजूदा मामले के ऊपर एडजुडिकेट कर सके या नहीं। दूसरा वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि वेदर द पिटिशनर हैज़ लोकल स्टैंड आई टू फाइल द इंस्टेंट पिटिशन और नॉट। क्या दरख्वास्त गुजार जो है वो शिकायत कुनंदा बन सकता है या दरख्वास्त गुजार इस केस में शिकायत या दरख्वास्त दायर कर सकता है। जो उन्होंने ये दायर की है इंस्टेंट पिटीशन, क्या वो ये इंस्टेंट पिटीशन दायर कर सकते थे पेशावर हाई कोर्ट में, ये एक सवाल। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वेदर द पिटिशनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द कोटा फॉर रिजर्व सीट्स फॉर द वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन व्यू ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 51(6) of the Constitution read with the Section 104 of the Elections Act 2017 and Rules 92 and 94 of the Election Rules 2017। वो ये कह रहे हैं कि जो दरख्वास्त गुजार हैं क्या वो इंटाइटल्ड हैं उस कोटे को क्लेम करने के जो रिज़र्व सीट्स का है ख़वातीन और गैर मुस्लिम का। और उसके ऊपर उन्होंने ये सवाल पूछा। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि वेदर द डिफेक्ट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट क्योरेबल अंडर द लॉ। यहाँ पर उनका जो सवाल है उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो उन्होंने एक लिस्ट फ्राहम नहीं की रिज़र्व सीट्स के लिए इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात की जानिब से, क्या ये जो एक नुक्स है ये क्योरेबल नहीं है कानून के अंदर, इसकी कोई गुंजाइश बनती है या नहीं। और फिर वो ये पूछ रहे हैं कि वेदर द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली कैन बी केप्ट वेकेंट और आर लायबल टू बी एलोकेटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स वन बाय पोलिटिकल पार्टीज। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये नशिस्तें जो अब जो नॉन मुस्लिम्स और वुमेन के लिए हैं
नेशनल असम्बली के अंदर वो खाली रखी जा सकती हैं, और या फिर उनको वो लायबल हैं एलोकेट करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रोसेस है उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो उन्होंने कौमी असम्बली में नशस्तें जीती हैं। और फिर वेदर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ मिसकंसीव्ड एंड मिस इंटरप्रेटेड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 51(6) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स 92 और 94 ऑफ द इलेक्शन रूल्स 2017। आखिर में जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको गलत उसका मतलब निकाला है इन आर्टिकल्स का और इन रूल्स का, और फिर जो फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ दिया है। ये जो सवालात हैं इन पर अब वो ये कह रहे हैं कि इन व्यू ऑफ द अबव फार्मुलेटेड क्वेश्चंस ऑफ लॉ वी रेफर द मैटर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट for constitution of a larger bench to adjudicate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the worthy Attorney General and Advocate General of Khyber Pakhtunkhwa under Article 27A of the CPC who shall also assist this court in the matter. अब मामला जो है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। जो आज ये जज साहब हैं और ये गालिबन सीनियर प्यूनी जज हैं जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होते हैं किसी भी कोर्ट में, वो पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज का ये ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस को एक लार्जर बेंच बनाने का भी कह दिया है, और साथ साथ कुछ सवालात जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हम उसको लीगल टर्म में यूज़ करते हैं वो फार्मुलेट कर दी हैं, वो सामने रख दी हैं। और अब जो लार्जर बेंच बनेगा मोस्ट प्रोबेबली वो फोकस करेगा इन 6 सवालात पर, और इन 6 सवालात में अगर जो असिस्टेंस है वो ऑब्वियसली प्रोवाइड की जाएगी दोनों अतराफ से, बल्कि तीनों अतराफ से। इलेक्शन कमीशन भी होगा, अटॉर्नी जनरल यानी वफाक भी होगा, और इसी तरह वो दरख्वास्त गुजार भी होंगे जो जिनसे मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। तो जब ये तीनों अतराफ से आर्ग्यूमेंट्स आएंगे और इन्हीं 6 सवालात पर मरकूज़ ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो हमें जो हम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन मखसूस नशस्तों को दीगर सियासी जमातों में माल गनीमत के तौर पर तकसीम करने का, उस पर इस केस में अब काफ़ी अहम गुफ्तगू होने जा रही है, और मुद्दा जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो इलेक्शन कमीशन है वो कल सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आज के फ़ैसले को चैलेंज कर दे। गो कि इस आज के फ़ैसले की जो उम्र है वो कल तक ही है, कल तक इस केस को मुलतवी किया गया है। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसको आज यानी कल चैलेंज ना करे और वेट करे कल की अदालती कार्रवाई का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे, और उसके बाद फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस मामले को किसी भी सूरत में इसका हल निकालेगी, और आया वो इस मामले फ़ैसले को सस्टेन करती है या फिर इस फैसले को सेट असाइड करती है, ये तो कल ही मालूम होगा या जब ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ताहम दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अब इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि मरकज़ी किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ना सिर्फ सियासी जमातों के साथ, सियासतदानों के साथ, बल्कि सहाफ़ियों के साथ भी। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ एक जानिब हम वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं और यहाँ पर एक कोर्ट है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर जो भी जाता है वो निराश होकर ही आता है, मायूस होकर ही आता है, और उसको वो इंसाफ नहीं मिलता। और बहुत से लोग बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों का ये मानना है कि जब तक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हैं उनको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है वो उनकी जो राय है वो दुरुस्त ना हो, मगर जो हक़ाइक़ हैं वो ऐसा ही एक तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक पर अव्वल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर मुतअद्दिद मरतबा एतराज़ भी उठा चुकी है। बहरहाल अब इस तमाम तर इसना में देखना ये होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ही ऐसी कोर्ट है जहाँ से इंसाफ किसी को भी मिलता है तो वो पेशावर हाई कोर्ट से मिलता है, ना लाहौर हाई कोर्ट, ना सिंध हाई कोर्ट, ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट से और या फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलता किसी को नज़र नहीं आ रहा। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस वक्त जो अब कह सकते हैं जो कोर्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पेशावर हाई कोर्ट ही है, जहाँ से उनको टू सम एक्सटेंट रिलीफ मिल जाता है। और अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सबको मालूम हो चुका है कि कहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे दोस्त हैं असद अली तूर साहब,
और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके वकला ने रुजू किया है उनकी गिरफ़्तारी के अगेंस्ट, मगर वो भी अभी तक इंसाफ के ख्वाहां ही हैं, उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर असद अली तूर साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते तो शायद नहीं, बहुत से लोग तो यकीन के साथ कह रहे हैं कि उनको इंसाफ मिल जाता और वो आज कम अज़ कम इस मुकदमे के अंदर जो है वो कैद के अंदर ना होते। मगर देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब क्या होगा, क्योंकि दूसरी जानिब जो ये अमल होना है ओथ का, ये 8 मार्च को गालबन होना है जब कौमी असम्बली का दोबारा सेशन होगा और सदारती जो इंतखाबात हैं उनसे कबल ये ओथ हो जाएंगे। और अब कल का दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। कल के दिन देखना ये होगा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो क्या फ़ैसला देता है, और उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अगर फ़ैसला उनके अगेंस्ट ही आता है और ये फ़ैसला आज का बरकरार रहता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करेगी या नहीं करेगी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बहुत से लोग अब नाउमीद हो चुके हैं। बहरहाल फिर भी देखना होगा कि एपेक्स कोर्ट है और उन्होंने आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसला करना है। देखते हैं वो इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे 2 सहाफ़ियों की, और दोनों सहाफ़ियों को उनके मुताबिक या उनके चाहने वालों के मुताबिक सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। असद अली तूर साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुताद्दद व्लॉग्स किए हैं। उनकी राय से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनकी सोच से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर आज़ादी इज़हार राय को आप किसी भी सूरत में मुस्तरद नहीं कर सकते, जो बदकिस्मती के साथ आज पाकिस्तान में हो रहा है। असद अली तूर साहब एक सहाफ़ी हैं और उन्होंने जो बातें कहीं वो उनको ओन करते हैं। आज की समाअत पर मैं कमरा अदालत में बदकिस्मती के साथ नहीं जा सका। हम मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर एक और मुकदमा था, आपको मालूम है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस, उस पर आज फ़ैसला आना था, इसलिए हम आज वहाँ पर मसरूफ़ रहे और असद अली तूर साहब की जो पेशी थी उस पर नहीं जा सके। ताहम दोस्तों से जो वहाँ पर बात हुई उन्होंने यही बताया कि उनको मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। तो अब आप देख लें, अलमिया यहाँ पर एक शख्स, एक सहाफ़ी को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले दिन जज साहब देते हैं और उसके बाद फिर 3 रोज़ा उसमें तोसी कर दी जाती है और आज फिर 2 रोज़ा तोसी कर दी जाती है उस जिस्मानी रिमांड के अंदर। और असद अली तूर साहब वहाँ कमरा अदालत से बाहर निकल कर महज इतना ही कह पाते हैं, बल्कि 3 दफ़ा वो कहते हैं कि थैंक यू काजी फ़ाइज़ ईसा, थैंक यू चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। और यहाँ पर उनका जो गिला है वो समहाउ जायज़ भी बनता है। आप देखें, असद अली तूर वाज द ओनली जर्नलिस्ट, मैं कहूँगा, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर मुश्किल वक्त था, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, उनके ख़िलाफ़ पूरी रियासत खड़ी हुई थी और रोज़ाना की बुनियाद पर उनका ट्रायल हो रहा था, ना सिर्फ अदालतों में बल्कि मीडिया पर। उस वक्त हमसे भी ज़्यादा जो वोकल थे वो असद अली तूर साहब थे और वो उनका केस लड़ रहे थे। उनके हक़ में वो आप कह सकते हैं कि ट्वीट्स कर रहे थे, आर्टिकल्स लिख रहे थे, नया दौर के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर वो लिखते थे। और जब उनकी अहलिया FBR के दफ्तर में रोज़ाना की बुनियाद पर पेश हो रही थी तो असद अली तूर साहब गालिबन उस वक्त अकेले सहाफ़ी थे जो उनके साथ होते थे। और हमारे कुछ दीगर दोस्त उनको ट्रोल भी करते थे कि शायद ये मिसेस सरीना ईसा के PRO हैं। जब इन्होंने मुश्किल वक्त में काजी फ़ाइज़ साहब का इतना साथ दिया और जब आज उन पर मुश्किल आन पड़ी है, और बहुत से लोग तो ये भी तासुर दे रहे हैं कि ये तमाम तर जो हो रहा है ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ईमा पर हो रहा है। बहरहाल इसमें काफ़ी बहस हो सकती है और मैं नहीं समझता कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इस मामले में या उनकी ख्वाहिश पर यह सब कुछ हो रहा होगा, मगर तासुर तो यही दिया जा रहा है। और असद अली तूर साहब जो आज बार बार शिकवा कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, शायद उनके भी जहन में यही होगा कि हम पर मुश्किल आन पड़ी है तो आप भी दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए हैं। और यही सूरत हाल इमरान रियाज साहब की है, जो लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिन्हें आज लाया गया और जिस अंदाज में लाया गया वो भी मुज़हिका खेज़ है। बिल्कुल ही पुलिस की वैन से जब उनको उतारा गया तो 7 पुलिस के लोगों ने एक पर्दा सा खड़ा कर दिया ताकि उनका चेहरा भी कोई ना देख सके। उनके चेहरे को छुपाने की बाकायदा कोशिश की गई और कमरा अदालत में जब वो गए वहाँ पर जो फिर एक लतीफ़ा हुआ वो एक अलग बात है। यहाँ तक कहा गया, मैं अभी पढ़ रहा था, जो सिद्दीक जान साहब हैं उनकी ट्वीट के तफ्तीशी ने कहा या प्रोसिक्यूशन ने गालिबन कहा कि
जो इमरान रियाज साहब की निशानदही पर वो डंडा बरामद कर लिया गया है। और उसके बाद कमरा अदालत में कह के भी उठे और इमरान रियाज साहब भी गालबन वहाँ पर बोल उठे कि भाई क्या कर रहे हो, कोई खुदा का खौफ करो। अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि भाई हलफ उठाकर आप ये बात कहें कि आपने जो कहा ये बिल्कुल सच कहा है। मियाँ अली इशफाक ने कहा कि इनसे कहें कि हमें CCTV फुटेज दिखाएं। तो इस तरह की मुज़क्का खेज़ किस्म की बातें वहाँ पर हो रही हैं। कभी पेट्रोल बम का इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है, कभी डंडे बरसाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये अब सूरत हाल है और सोने पे सुहागा ये है कि हमारे जज साहब ने जो फ़ैसला महफूज किया, कुछ देर के बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर भी हवाले कर दिया उसी पुलिस के। और ये अब सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी अब कम अज़ कम कुछ आवाज़ उठा रहे हैं। गो के सब नहीं उठा रहे, मगर कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं इन अपने साथियों के लिए जो आज ज़ेरे अताब हैं। और क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आज हमने अगर इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल को हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और सहाफ़ी अगर उनकी ज़बान बंदी इस तरह से कर दी जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सच कौन बोलेगा, और अगर सच कोई बोलेगा नहीं तो सच सुनेगा कैसे, सच पहुंचेगा कैसे अवाम तक। सहाफ़ियों का इस माशरे में होना इंतहाई ज़रूरी है और ये बात हमारे उन ताकतवर हलकों को भी समझने की ज़रूरत है जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर ये फ़ैसले कर रहे हैं कि आज फ़लाँ को उठाकर अंदर कर दो, आज फ़लाँ को उठाकर अंदर कर दो। इससे मज़ीद एक अनसर्टेनिटी और नफ़रत का जो माहौल है वो पैदा होगा। एक नफ़रत का हमने माहौल देखा 8 फरवरी को किस तरह लोगों ने बाहर निकलकर तमाम तर सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया। और एक सियासी जमात जो ज़ेरे अताब थी, जिसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पर हमारी रियासत सरगर्म थी, उसको उन्होंने किस तरह वोट किया और रियासत को जवाब दिया। और अब फिर सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है, ये लावा फिर से कहीं फूट ना जाए। लिहाजा समझना होगा हमारे रियासती इदारों को, हमारी अदलिया को। बदकिस्मती के साथ आज जो हम देख रहे हैं कि तमाम जो इदारे हैं इंक्लूडिंग अदलिया, वो तमाम लोग ही मीडिया को देखकर सेम पेज पर हैं। जो मीडिया के साथ हो रहा है उस पर हमारी अदलिया भी कुछ ज़्यादा परेशान नहीं, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि खुश ही नज़र आ रही है कि अच्छा है इनके साथ जो हो रहा है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। और हम भी ये समझते हैं कि जो झूठ बोलते हैं, जो फेक न्यूज़ देते हैं, उनकी पकड़ होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, मगर उनके ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए जाएँ, उनके ऊपर भी हत्या के इज़्ज़त के दावे होने चाहिए, डिफेमेशन सूट्स होने चाहिए, या दीगर कई रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। मगर ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप किसी पर एक डंडा डालकर जी कि इसने डंडा बरसाया किसी जगह पर, इसको अंदर डाल दिया, दहशतगर्दी की दफ़ा उस पर लगाकर, या एक सहाफ़ी जिसने सिर्फ आईना दिखाया उसको किसी की शिकायत पर या किसी की ख्वाहिश पर अंदर कर दिया गया। ये भी कोई तरीक़ाकार नहीं है। बहरहाल देखते हैं कैसे चलते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।